देखिए हम लोगों ने इतने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। डायमीटर डी 4.4 mm ये हम लोगों ने फाइनल कर लिए। बाद में डी एम कितना है 35.2 mm ये भी हम लोगों ने फाइनल कर लिया। नंबर ऑफ टर्न्स कितना 8 ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। स्प्रिंग रेट हमें देखना है कि कितना आ रहा है। स्प्रिंग रेट के F by del इज इक्वल टू जी कैपिटल G स्मॉल d अपॉन 8 C क्यूब n। इसमें वैल्यूज अगर पुटअप करेंगे 85 इंटू 10⁻³ d का वैल्यू है 4.4 अपॉन 8 C का वैल्यू है 8 क्यूब और n का वैल्यू है 8। तो k का वैल्यू देखो कितना आ रहा है। ये k का वैल्यू आ रहा है 11.41 न्यूटन पर mm²। ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने ये d का वैल्यू मिनिमम 4.4 उससे कम हो नहीं सकता। d का वैल्यू मैक्सिमम, c का वैल्यू मैक्सिमम हम लोगों ने 8 ले लिया, n का वैल्यू मैक्सिमम 8 लिया है, dm का वैल्यू मैक्सिमम 35.2, इससे ज्यादा अभी और नहीं ले सकते। तो ये फिर इसका मिनिमम वैल्यू, क्योंकि k मिनिमम कब रहेगा जब d मिनिमम रहेगा और c मैक्सिमम रहेगा, यानी d मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब डेल मैक्स निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि 3 mm डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वर्किंग के समय डिफ्लेक्शन हो रहा है, बट 4.49 न्यूटन के कारण कितना डिफ्लेक्शन हुआ ये पता नहीं। ये कब पता चलेगा जब हम लोग इसका फुल लेंथ निकालेंगे। फुल लेंथ में से x कुछ वैल्यू कॉम्प्रेस हुई है तब कहा 42 बचा है, 52 बचा है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं फुल लेंथ भी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए डेल मैक्स निकालते पहले। तो डेल मैक्स कितना है F by K, F कितना है 494.43 डिवाइडेड बाय K का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 11.41। तो इतना डेल मैक्स हुआ है ना। इतना डेल मैक्स किसके कारण, ये फोर्स के कारण, 494 के कारण, समझ में आ रहा है। तो इतना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ कौन से फोर्स के कारण, 494 के कारण डिफ्लेक्शन हुआ 43। तो अब पहले का अब यहां पर लेंथ कितना बाकी है 52, इसके पहले फिर कॉम्प्रेस कितना हुआ 43, समझ में आ रही है आपको। तो डेल मैक्स निकाल रहे हम लोग कौन सा फोर्स कंसीडर करके 494, यानी 494 लोड अप्लाई होने के बाद 43 mm कॉम्प्रेस हुआ, समझ में आ रहा है। अब 43.33 mm कॉम्प्रेस हुआ, उसके बाद भी तो 52 mm लेंथ दिख रहा है, यानी फिर फुल लेंथ कितना होगा 43.33 प्लस 52, ये फुल लेंथ आएगा ना, क्योंकि 494 न्यूटन के कारण 43 mm कॉम्प्रेस हुआ और इतना फोर्स अप्लाई होने के बाद 494.44 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई होने के बाद 43.33 mm ये डिफ्लेक्ट हुआ, कॉम्प्रेस हुआ, समझ में आ रहा है। इतना कॉम्प्रेस हुआ 43.33 और बचा कितना है 52। तो फिर फुल लेंथ अंदाज लगा सकते हैं आपके फुल लेंथ कितना होगा 52 प्लस 43.33 जो कॉम्प्रेस हुआ, तो आपको फुल लेंथ मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा आपको फुल लेंथ मिलेगा। तो फुल लेंथ कितना होगा, डेल मैक्स कितना है प्लस मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंगेज पोजीशन पे कितना, तो 43.33 प्लस 52। तो हो सकता है कि फुल लेंथ कितना हो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फुल लेंथ कितना होगा, मींस मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 95.33, यानी ये स्प्रिंग होगा 95.33 mm लॉन्ग। जब उसको क्लच के लिए यूज किया और एंगेज पोजीशन के लिए उसको लाना था, तब एंगेज पोजीशन के लिए 494.44 न्यूटन इसके ऊपर में लोड अप्लाई हुआ, तब वो 43.33 कॉम्प्रेस हुआ और 43.33 कॉम्प्रेस होने के बाद फिर ये 52 बचा, समझ में आ रहा है। अब ये 52 में 3 और कॉम्प्रेस हुआ, तब ये यहां पर 49 बचा, समझ में आ रहा है। तो 494.44 न्यूटन के कारण 43.33 कॉम्प्रेस हुआ और 52 बाकी है, और ये 494.44 न्यूटन में और 3 mm कॉम्प्रेस होने लायक फोर्स अप्लाई हुआ, तब ये 3 mm कॉम्प्रेस हुआ, तब 49 बचा। तब ये 3 के लिए कितना फोर्स होगा वो निकालना है, इससे ज्यादा फोर्स होगा। तो डेल जो है कितना आएगा 95 आ रहा है, ये टोटल 95, तो यानी 95 टोटल लेंथ है
और यहां पर बचा कितना है 49, तो फिर टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ? तो टोटल डिफ्लेक्शन अगर आप देखेंगे तो 95.33 टोटल लेंथ था, 49 बचा है, यानी 46.33 डिफ्लेक्ट हुआ टोटल। अब देखो यहां पर ये 494 न्यूटन के कारण 43.33 डिफ्लेक्ट हुआ और उसमें 3 mm और हुआ, तो इसमें 3 mm और डालेंगे तो 46.33 आएगा। समझ में आ रहा है? तो टोटल डिफ्लेक्शन 46.33 हुआ, यानी 95.33 mm में 46.33 कॉम्प्रेस होने के लिए कितना फोर्स लगेगा? इससे ज्यादा आएगा वो, तो वो कैसे निकालेंगे? फोर्स एट डिसएंगेज, फोर्स एट डिसएंगेज तो कैसे रहेगा? फोर्स निकालना है तो डेल इंटू के, डेल इंटू के, यहां पर का डेल कितना है? डिसएंगेज के समय डेल कितना होगा? 43.33 प्लस इधर का 3 यानी 46, तो ये यहां पर लिया 95.33 टोटल लेंथ माइनस 49 कर दिया, यानी अल्टीमेटली यहां पर वैल्यू कितना आया? 46.33। ये टोटल डिफ्लेक्शन हुआ इनटू के कितना है? 11.441। तो डिसएंगेज पोजीशन के समय फोर्स का वैल्यू देखो कितना आ रहा है? 528.62 न्यूटन, दैट मींस, और एंगेज के समय कितना आया? 494। इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 34.18 आ रहा है, मींस 95.33 टोटल स्प्रिंग का लेंथ था, 494.44 न्यूटन जब अप्लाई हुआ तब वो 43.33 हुआ, फिर ये 494.44 न्यूटन में 34 और अपन ने फोर्स ऐड किया तब वो आया 528, और वो 528 के कारण अब वो और 3 आगे चले गया, यानी 3 आगे किसके कारण गया? 34 के कारण। तो डिसएंगेज के समय फोर्स कितना लगा? फिर 34.18 यानी 528। तो डिसएंगेज के समय 528 फोर्स लगा और एंगेज के समय 494। तो 494 फोर्स के रिलेटेड हम लोगों ने टाउ तो चेक किया था, 770 क्रोमियम वैनेडियम स्टील, उसमें 770 आया था, हम लोगों ने 1.25 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके 616 आया था, ठीक है। तो वो जो शेयर यील्ड शेयर स्ट्रेस आ रहा है या डिजाइन स्ट्रेसेस आ रहा है, ये 494 के लिए सेफ था, बट क्या वो 528 के लिए सेफ है वो चेक करना है। तो यहां पर हम लोगों ने ये टाउ का वैल्यू जो 616 था उसमें हम लोगों ने फोर्स मैक्सिमम 528 का वैल्यू पुट अप करके देखा, तो उस समय टाउ देखो कितना आ रहा है? शेयर स्ट्रेस 656, डिजाइन शेयर स्ट्रेस जो है वो 616 हम लोगों ने निकाला, तो डिजाइन शेयर स्ट्रेस से एग्जिस्टिंग शेयर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है 656। कब? एट द टाइम ऑफ डिसएंगेज, वो फेल हो सकता है डिसएंगेज करते समय, क्योंकि डिसएंगेज करते समय कितना फोर्स लग रहा है? 528, और 528 फोर्स के कारण स्ट्रेसेस का वैल्यू कितना आ रहा है वहां पर? 656 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट वहां पर डिजाइन स्ट्रेसेस तो 616 है, तो इसके कारण ये डिजाइन फेल हो जाएगा। किसके कारण? जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 अगर आप बोल रहे हो तो, ठीक है। तो अब यहां पर ये पूरा हम लोग चेंज करने के लिए सब कुछ वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल क्या है कि ये प्रॉब्लम, और दूसरा एक कि हमारे पास जो मटेरियल था क्रोमियम वैनेडियम 770 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हमारे पास में कोई दूसरा मटेरियल भी नहीं है जिसका यील्ड स्ट्रेसेस इससे ज्यादा हो, तो हम लोग वो मटेरियल सिलेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर एक ही कंडीशन हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर तो 565 ये तो आ रही है, इसके कारण 528 न्यूटन के कारण 656 स्ट्रेसेस तो आ ही रहा है, तो यहाँ पर हम 1.25 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो फेलियर में जाएगा, या यानी वर्किंग के समय उनको लगेगा कि 1.25 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और इतना अगर स्ट्रेसेस आएगा तो फेल हो जाएगा, क्योंकि 616 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर एट द एंड यही कर सकते हैं कि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1.15 करते हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1.5 करने से डिजाइन स्ट्रेसेस जो है वो 696 आ रहा है, उस केस में अभी मैक्सिमम लोड के कारण 656 भी आ रहा है, तो ये डिजाइन स्ट्रेसेस से कम आ रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि डिजाइन इज सेफ।
यानी अल्टीमेटली आपको डिक्लेयर क्या करना है, द डिजाइन इज नॉट सेफ फॉर द सेम मटेरियल व्हेन वी डिक्लेयर दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.25, बट व्हेन वी डिक्लेयर दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.15 या 1.1 for the same material, this design will be safe because at that time the design stresses will be 669.5 Newton per mm square and the maximum stresses that will be implemented that will be practically existing on the spring, that will be 656 and it should be less than design stresses, hence the condition is satisfactory here. Hence we can conclude that considering the same material but we will minimize the factor of safety, the level of factor of safety, and it will be 1.15. Clear? Thank you. धन्यवाद.